नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी सरकारी नौकरियों में प्रवेश की बढ़ती हुई उम्र सीमा की। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा अब 40 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष करने का फैसला लिया है। बताया जाता है कि सरकार के इस कदम से बेरोजगारों को फायदा होगा। आजादी के बाद भारत के अधिकांश राज्यों में सरकारी नौकरी में प्रवेश की उम्र अधिकतम 18 हुआ करती थी, जो बढ़ते हुए 25 तक पहुंची, पर तय समय में अब इसमें बढ़ोतरी शुरू होती रही। बीतते वक्त के साथ आंध्र प्रदेश में 40, मध्य प्रदेश में 43, यूपी में 42, हिमाचल में 45, महाराष्ट्र में 42, गुजरात में 40, कर्नाटक में 42 साल तक ये उम्र सीमा पहुंच गई। असल में उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड के साथ देश के करीब 11 राज्यों में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारों की संख्या भी सबसे अधिक है। सरकारों का तर्क है कि इन राज्यों में बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने के लिए अधिक उम्र तक मौके मिलेंगे और इसीलिए इन कदमों को उठाया जाता है। लेकिन आज हम समझेंगे कि असल में ये उम्र सीमा को बढ़ाने का मकसद कितना कारगर है, इसके पीछे के तर्क कितने दमदार या कमजोर हैं और इसका असर कार्यक्षमता पर, दक्षता पर और आम लोगों पर क्या पड़ता है। हमारे साथ खास मेहमान हैं सुधीर कृष्णा, पूर्व केंद्रीय सचिव भारत सरकार जी से हैं। रवि श्रीवास्तव साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ वीएस पांडे जी हैं, पूर्व अतिरिक्त कैबिनेट सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत बहुत स्वागत है पांडे सर आपका। शुरुआत में करना चाहूंगा पांडे सर आपसे, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर मैं कहूँ, यहाँ पर भी जो आयु सीमा है वो 42 साल है। जब 42 साल तक एक आम युवा, मैं कह रहा हूं, वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए सरकारी सेवाओं में। ये जो आंकड़ा है 18 के बाद बढ़ते बढ़ते 42, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है अलग अलग राज्य सरकारों को? देखिए, राज्य सरकारों ने ये जो निर्णय लिए वो अपने अपने सोच विचार से लिए। किसी ने भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर इसमें प्रदेश का और प्रशासन का फायदा होगा या नहीं होगा। देखिए, 42 साल में जो कैंडिडेट आएगा उसकी सेवा सिर्फ 18 साल बचती है और आप ये विश्वास मानिए कि सेवा में आना ही एक सर्विस का और डिलीवरी का पक्ष नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को जो चयनित होता है वो सेवा में रहकर भली भांति जनता के हित में काम करेगा या नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। और ये उद्देश्य इतने लेट इंट्रेंट्स, जिनकी कि एक तरह से अपनी सारी थिंकिंग प्रोसेस सब कुछ जिसे कहते हैं निर्धारित हो चुकी होती है, उनको सेवा में लाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम लोगों, हमारे जो सरकारें हैं, उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान सिर्फ इस बात पर दिया कि क्या उनका वोट बैंक या कुछ लोगों को खुश कर पाए कि न कर पाए। मेरे विचार से ये निर्णय बड़े दुर्भाग्यपूर्ण थे। उसका खामियाजा पूरे प्रदेश की जितनी भी जहां जहां भी ये कदम उठाया गया है वहां की सरकारें भुगत रही, जनता भुगत रही। ओके, रवि साहब जी, क्योंकि इसके पीछे तर्क एक ही होता है। कहा जाता है कि जो युवा जो कि अवेयरनेस से किसी दूसरे कारण से सरकारी सेवा में आने का मौका चूक गए, उनके लिए एक बेहतर मौका है और इससे बेरोजगारों का फायदा होगा या उन लोगों का फायदा होगा जो सरकारी सेवा में आना चाहते थे लेकिन एज बैरियर के चलते शामिल नहीं हो पाए। कितना ये तर्क दमदार या कमजोर है? देखिए, शुरू में जब थोड़ी सी आयु सीमा बढ़ाई गई, खास तौर से पिछड़े वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लिए आयु सीमा अलग की गई और कुछ बढ़ाई गई, उसका एक औचित्य था। उसका औचित्य ये था कि जो लोग फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, आमतौर से वो स्कूली शिक्षा देर में प्राप्त करना शुरू करते हैं, इसलिए वो परीक्षा में बैठने के योग्य भी बाद में रहते हैं। इसलिए उनकी आयु सीमा थोड़ी अधिक बढ़ा के रखना उसका एक औचित्य था। लेकिन बेरोजगारी के संदर्भ में आयु सीमा को इतना बढ़ाना, अगर हम आंकड़ों को देखें तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं आपको उन लोगों के बीच की बेरोजगारी की जो परिस्थिति है, जो बीए पास है, कि आमतौर से ग्रुप डी की सेवाओं को अगर हम छोड़ दें तो एबीसी की जो सेवाएं हैं सरकार में, उनके लिए कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएट लोगों में और ख़ासतौर से नवयुवकों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम बेरोजगारी के आंकड़ों को देखें तो 20 और 24 बरस के जो नवयुवक और नवयुवती हैं, उनमें बेरोजगारी 30% है। मतलब जो अगर 100 लोग हैं
जो कि नौकरी करना चाहते हैं, तो उनमें से 30 बेरोजगार हैं 20 से 24 बरस के बीच में। इनकी संख्या घट के 13.5% हो जाती है 25 और 29 बरस के बीच में, और 30 और 34 बरस के बीच में बेरोजगारी की दर और घट के 4.8% हो जाती है। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो बेरोजगारी की दर 1% से कम है शिक्षित लोगों में। तो इसके मतलब बेरोजगारी की दर औसत 2 से 3% है, लेकिन शिक्षित लोगों में जो 35 बरस से ऊपर हैं उनमें बेरोजगारी की दर 1% से कम है। इसके मतलब ये कि जो शिक्षित लोग हैं वो इस उम्र तक कुछ ना कुछ करने लगते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम ये देखें कि क्या करते हैं, तो करीब करीब 2/3 लोग जो शिक्षित नवयुवक नवयुवती हैं जिन्होंने BA पास किया है, ये जिसको हम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उसमें संलग्न रहते हैं। अब उस रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की हो सकता है कि गुणवत्ता अधिक हो या कम हो, क्वालिटी ज़्यादा हो, अच्छी हो या ना हो, लेकिन रहते हैं। और इसमें कोई अंतर नहीं। अगर हम 20 से 34 का अगर हम कोहोर्ट लें और उसकी तुलना 35 और 49 के बीच के पढ़े लिखे की तुलना करें, तो उतनी ही प्रतिशत उनमें भी है रेगुलर एम्प्लॉयड का जितने की कम कोई खास फर्क उसमें नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए बेरोजगारी की दृष्टि से इस जो ग्रुप है इसको टारगेट करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। एक बात बस और कहना चाहता हूँ कि महिलाओं में और दलितों में अगर हम देखें तो 30 और 34 बरस के बीच में भी जो बेरोजगारी है ये औसत से दुगनी है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ घटक हैं जिनमें ज़्यादा है, तो इसलिए इनमें ख़ास तौर से अगर हम थोड़ा सा आयु की सीमा अधिक रखते हैं बाकी घटकों के मुकाबले, तो उसका एक औचित्य है। लेकिन 35 के ऊपर कोई औचित्य नहीं है। ये जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए वो है, क्योंकि आंकड़े आंध्र प्रदेश 40, मध्य प्रदेश 40, उत्तर प्रदेश 42, हिमाचल प्रदेश 45, बिहार 37, महाराष्ट्र 43, झारखंड, गुजरात, पंजाब 40, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक यहाँ पर 42 और राजस्थान 35। ये जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा है। सुधीर साहब, मेरा सवाल ये है, आज़ादी के बाद जब ने जो बैरोमीटर तय किया था प्रवेश के लिए, उस उम्र के लिए वो जो चुनी गई थी, उसके पीछे जब बढ़ाया गया पहली बार, तब क्या तर्क थे? और आज जब ये 40 के आंकड़े को अमूमन राज्यों में पार कर चुका है, उसके जो तर्क हैं वो कितने अलग, कितने एक साथ दिखते हैं? आज़ादी के समय अपर एज लिमिट जो थी वो 24 साल थी, और ये आज़ादी के पहले भी चल रही थी, लोअर एज लिमिट 21 और अपर 24। तो उस समय ये मुद्दा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के सामने आया कि 24 थोड़ी कम है एज लिमिट। बहुत से युवक युवती ख़ासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनको उतना अवेयरनेस, उतना संज्ञान नहीं रहता है, तो उसको बढ़ा के 26 किया जाए। तो सरकार ने सन 72 में या 73 में उसको बढ़ा के 26 साल कर दिया। फिर चंद सालों बाद उसको 28 कर दिया। तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने कहा कि ये 28 वो 30 बहुत ज़्यादा है, इसको घटा के 26 करना चाहिए। उन्होंने साफ साफ रिकमेंडेशन दिया। तो वो सोच समझ के उन्होंने काफ़ी स्टडी करी, उन्होंने विदेशों में क्या हो रहा है ये सब देख के कहा। अब नतीजा ये है कि वो 26 से बढ़ के फिर 30 हो गया। इवन सेंट्रल सर्विसेज में भी वो 30 प्लस जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उसके लिए। और अब आपने हरियाणा की बात कही तो 40-42 जो है, उसके बाद SC ST बैकवर्ड क्लास वगैरह के लिए 5 साल और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल। तो यानी कि लगभग 50 साल में गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करे और 58 साल में हरियाणा में रिटायरमेंट है। और उसके साथ सरकार को पेंशनरी बेनिफिट भी देना है उनको, तो 8-10 साल नौकरी करके फिर ताउम्र आप पेंशनरी बेनिफिट लें, तो सरकार का भी ये उद्देश्य का जो पेंशन देने का है वो भी, उसका भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा ये बहुत अहम बात ये है कि जैसे मान लीजिए 21 साल से 42 साल का एज ग्रुप है, एक व्यक्ति ने 21 साल 22 साल में ज्वाइन कर लिया, उसका साथी जो है वो 42 साल में ज्वाइन किया उसने, मान लीजिए ये 21 साल का जो व्यक्ति है वो जब तक उसके साथी ने ज्वाइन किया वो उसका 2 लेवल ऊपर सीनियर बन जाएगा। उसी का साथी, उसी का क्लासमेट जो है वो ज्वाइन करेगा, उसके मातहत के भी नीचे काम करेगा। तो ये गवर्नमेंट का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके लिए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी केवल नौकरी देने की एम्प्लॉयमेंट सोर्स नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है।
तो वो जो सरकारी नौकरी का फ्रेमवर्क है, इसमें कैसे हम एफिशिएंट सर्विसेज लोगों को दे पाएँ, कैसे बेस्ट लोगों को लाएं सर्विस में, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ना इसके कि ये अगर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बनाना ही है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तरह तरह के दिए जा सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। एफिशिएंसी पर इसका असर होगा, बिल्कुल एफिशिएंसी पे इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इस पर। और इसका एक मैं तो ये कहूँगा कि ज़रूरत है मार्केट से लोगों को लाने की, लेटरल एंट्री की ज़रूरत है ज़रूर। मैं उस पॉइंट पर भी आऊँगा। हाँ, लेकिन पांडे सर, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई 42 साल में राज्य सरकार की सेवा करना चाहता है, टैलेंटेड है, तो उसमें बुराई क्या है? और क्या ये कहना कितना सही है कि जो 21 या 22 या 28 साल का युवा है, उससे जो 42 साल का शख्स वहां पर आ रहा है, उसके कैटेगरी में बराबरी पर आकर नौकरी ज्वाइन करता है, क्या उसकी एफिशिएंसी कम होगी? ये कैसे कहा जा सकता है? देखिए, ये प्रश्न बहुत जरूरी है कि आप जिनको ले रहे हैं उनसे आप चाहते क्या है? क्या आप सिर्फ नौकरी देना ही आपका उद्देश्य था या उनसे काम कराना आपका उद्देश्य है? मुझे लगता है कि सरकारों ने कुछ सालों के बाद ये बात भूल गए कि उनका मुख्य उद्देश्य था जनता की सेवा कराना, डिलीवरी सिस्टम करना, गवर्नेंस करना, बल्कि उसके बजाय वो बेरोजगारी दूर करने लगे सरकार में नौकरियां देकर। देखिए, विश्वास मानिए, अगर आप सारी सरकारी नौकरियों को जोड़ेंगे तो उनका कोई इम्पैक्ट देश के लोगों की बेरोजगारी दूर करने में नहीं आता। इसलिए इस बात को लिंक करना बेरोजगारी हटाने से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसी तर्क ने आज हमारी डिलीवरी सिस्टम को एकदम खत्म कर दिया। अब ये सोचिए कि आप 42 साल में जिसका आप चयन करेंगे, वो व्यक्ति की क्षमता और जिन पदों के लिए आप करते हैं, देखिए कुछ पद ऐसे हैं जो एकदम ग्राउंड लेवल के हैं, जहां पर लोगों को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, यूथ चाहिए, भागदौड़ करना चाहिए। वो ऐसी नौकरियों में आप 40, 42, 35, 36 लोगों को लेंगे, आप वो क्या काम करेंगे? मुझे आप अगर 50 साल में एसडीएम बनाएंगे तो मैं क्या भाग दौड़ करूंगा? मेरी तो उम्र खत्म हो गई है। इसीलिए यह कदम जनता की डिलीवरी सिस्टम के लिए बिल्कुल उचित नहीं था, और सरकारों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि वह फिर से इस बात पर देखें कि आखिर उनका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में लोगों को लेकर बेरोजगारी दूर करना था कि डिलीवरी सिस्टम करना था, प्रशासन ठीक चलाना था और जनता का भला करना था। ओके, लेकिन एक जो तर्क कहा जाता है पांडे जी, वो कहते हैं कि युवा जो है, कहते हैं कि मेरा अधिकार है, मेरे पास विकल्प होना चाहिए सरकार की नौकरी करने के लिए, और उसके लिए अपर एज लिमिट यानी कि एंट्रेंस की जो लिमिट है एज की, उसकी जरूरत क्यों है? क्यों उसे खोलने से नुकसान आप जो करें डिलीवरी की बात है? क्या इसको लेकर कोई रिसर्च है, कोई इसको लेकर कोई आंकड़े हैं जो ये कह सकते हैं कि वाकई लेटरल एंट्री पर वो डिलीवरी सिस्टम नहीं दे पाता सिस्टम या शख्स जो कि अर्ली एज में देता है? देखिए, इसमें एक तो बात मैं साफ कहना चाहूंगा कि जो हमारी नौकरियों की संख्या है सरकार में, आप जरा इसको अगर ध्यान दें, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो एक साल में ज्यादा से ज्यादा सारे विभागों को मिलाकर 80 से 90 हजार नौकरियां निकल सकती हैं मैक्सिमम। उनमें संख्या में बहुत कमी आ गई है, फिर भी इतना हम मान के चले, और पूरे देश की सभी सरकारों और केंद्र सरकार को मिला लें तो ये संख्या 4 से 5 लाख भी ज्यादा नहीं होगी। आपकी यूथ पॉपुलेशन जिनको काम चाहिए वो 40 करोड़ की उनकी वो है। आप ये सोचिए कि मेरा तर्क मुख्य है कि बेरोजगारी दूर करने का ये काम नहीं है। सरकारों को नौकरियों में पहला उद्देश्य होना चाहिए, जिनको भी ले वो डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव करेंगे, जनता की भलाई करेंगे, सरकार का कामकाज अच्छा करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। अब इसके साथ ये तर्क जोड़िए कि लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं। मैं इसमें बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूं कि जो पहले जैसे आईएएस सर्विसेज की 20 से 24 थी, उसको बढ़ा के आपने 26 किया, 26 को बढ़ा के 28 किया। अब 28 साल तक में जो रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं उनके आने की जो परेशानी थी वो खत्म हो गई। इसी तरीके से बहुत सालों से जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, बैकवर्ड के थे, उनकी आयु आपने 30 साल कर दी, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आप सोचिए 30 वर्ष में जो बच्चा नहीं आ सकता शेड्यूल कास्ट का या एसटी का, उसको आप 40-42 में लाकर करेंगे क्या? तो आपने जो मेन उद्देश्य था जनता की सेवा करना, प्रशासन को इंप्रूव करना, वो तो ध्वस्त कर दिया। अब आप सिर्फ नौकरियां देने के लिए चले हैं, और मैंने आपको जैसा बताया नौकरियों की संख्या सरकार में इतनी कम है कि उससे देश में बेरोजगारी पर कोई असर नहीं पड़ता। ओके सर, जिस तरीके से रवि साहब कह रहे हैं पांडे जी, वाकई ये तथ्य कितना दमदार है या फिर हकीकत है, क्योंकि सरकारी सेवा में वो रहे हैं, अलग अलग विभागों में वो सचिव जैसे पदों को उन्होंने संभाला है, कि जो डिलीवरी सिस्टम है, हमारा फोकस है, सरकारों का फोकस डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करना
आम पब्लिक को उनके अधिकार और उनकी जो परेशानियां उनको दूर करने के लिए सिस्टम को मजबूत करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है अपर एज लोअर एज लिमिट को बढ़ाने की, प्रवेश की एज लिमिट को बढ़ाने की, क्या ये वाकई उसको डेंट कर रहा है? देखिए, जो भी व्यक्ति सरकार, पहली बात तो ये बिल्कुल सही है कि सरकारी क्षेत्र संकुचित होते जा रहे हैं, उनमें नौकरियां कम हो रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। एक तो पूरा क्षेत्र ही संकुचित हो रहा है, और दूसरे जो खासतौर से ग्रुप सी और डी की नौकरियां हैं वो आउटसोर्स हो रही हैं। ज़्यादातर एजेंसियों के माध्यम से उन नौकरियों को दिया जा रहा है, और उनके लिए अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होती। तो इसलिए कंपटीशन के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में जो अब प्रवेश है उसका दायरा बहुत ज़्यादा संकुचित हो रहा है। जो लोग इन नौकरियों के लिए बैठते हैं वो 21, 22, 23 बरस की उम्र से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। कितने साल तक उनमें किसी भी तरह की ऊर्जा रहेगी इस तरह की नौकरियों को compete करने के लिए? नंबर एक। नंबर दो, जैसा मैंने कहा कि अगर आप बेरोजगारी की दर को देखें तो 34 बरस के बाद बेरोजगारी की दर बहुत कम हो जाती है। अर्थात ये कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कुछ ना कुछ करने लगते हैं। हो सकता है कि वो उसमें सुधार पाने की उनकी आकांक्षा हो कि कुछ बेहतर नौकरी करें, सरकारी नौकरी पा जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। और क्योंकि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ग्रेजुएशन बहुत पहले किया था, प्रतिस्पर्धा में आने की कोशिश कर चुके हैं, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि अगर क्षेत्र उनके लिए खोल दिया जाए तो उस क्षेत्र में उनकी प्रतिस्पर्धा की संभावना बढ़ जाती है या वो आ जाएंगे उसमें। अगर हम वास्तविकता देखें तो 34-35 के बाद कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, जैसे कि मान लीजिए कि फिजिकली चैलेंज लोग हैं जिनका कोटा नहीं भरा है या कुछ इस तरह के हो सकते हैं घटक, लेकिन उसके अलावा जो सामान्य जो घटक से जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रतिस्पर्धा के थ्रू आने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ये एक तरह का, मैं तो कहूँगा ये मरीचिका है उनको दिखाई जाना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप वास्तविक आंकड़े देखें तो 35 बरस के ऊपर सामान्य वर्ग से लोगों का आना प्रतिस्पर्धा के थ्रू ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए सर्विसेज में आप नहीं उनको पाएंगे। अगर 1% ही वहाँ पर बेरोजगारी है, जिसको कि उसमें से कितने लोग आते हैं ये एक अलग तथ्य है। बिल्कुल। सुधीर साहब, अब सवाल ये कि क्या इसको भी माना जाए कि भाई राज्य सरकारें लेटरल एंट्री की जो बात होती है सरकारी सेवा में कि भाई आपका पोटेंशियल है, आपका एक लंबा अनुभव हो गया 10 साल में, उसका आप आइए फॉर्म भर दीजिए और आपको हम जगह दे रहे हैं, क्या एक वही एक कॉन्सेप्ट है? और ये कॉन्सेप्ट अगर है तो फिर ये कितना फ़ायदे का सौदा है? मतलब आपने लेटरल एंट्री की बात कही, वो बहुत आवश्यक है सरकार के लिए आज के समय में, क्योंकि सरकार इस समय केवल रूल बाउंड नहीं है, केवल किताबों में जो लिखा है, रूल में लिखा है, उससे चलने के साथ साथ में समाज में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नए नए विचारधाराएं आ रही हैं, ग्लोबलाइजेशन फैला हुआ है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो कभी कभी उतना उस हद तक सरकार की सेवा, सरकार को वो सपोर्ट दे ना पाएँ, इसलिए मार्केट से लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो जो लेटरल एंट्री का एक प्रपोजल जो चला है, इसको एक विहंगम ढंग से देखा जाए। और ये जो एज लिमिट बढ़ाने की बात है, जो आपने पहले एक बात बहुत अच्छी कही कि किसी का मन कर रहा है, बाहर काम कर रहा है कि मैं सरकार की अब सेवा करना चाहता हूँ, तो उसके हाथ हम क्यों बांध दें? तो इसलिए जो सरकार के जो कैडर हैं उसमें अगर 1-2 कैडर ऐसे बना दें, मिडिल मैनेजमेंट कैडर और सीनियर मैनेजमेंट कैडर, जिसमें कि मिडिल मैनेजमेंट में मान लीजिए कि 1000 पोस्ट हैं, तो उसमें से 250-300 पोस्ट ओपन मार्केट के लिए रख लें, जहां मार्केट से लेटरल एंट्री में लोग आ सकते हैं थ्रू ओपन कंपटीशन, यूपीएससी करेगा उसको। तो जो वंचित रह गए एंट्री लेवल पर आने में, वो मिडिल लेवल पर आए, वरना जो ये है कि मिडिल वो आएंगे अभी एंट्री लेवल पर, 42 साल की उम्र में वो क्लर्क बनेंगे या जो भी बनेंगे, जब उनका साथी तो पता नहीं क्या बन चुका है उतने साल में। अगर पिता और बेटा एक साथ बैठे हों, हाँ वो भी है, या फिर गुरु और शिष्य एक साथ बैठे हैं, आप मान लीजिए एक ही नौकरी पे एक ही करेंगे, तो ये बहुत दुख की बात होगी, किसी के लिए भला नहीं है इसमें। तो अगर मिडिल एंट्री, लेटरल एंट्री मिडिल लेवल पे कर दें, तो जो आदमी IT एक्सपर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो गया है, वो गवर्नमेंट में आना चाहता है तो वो मिडिल लेवल पर आए, ना कि एंट्री लेवल पर आए। इसी प्रकार सीनियर लेवल पर अगर एक कैडर छोटा रिजर्व कर दें कि 100 पोस्ट में से 30 पोस्ट लेटरल एंट्री के लिए, तो मार्केट से बेस्ट इकोनॉमी में जिनका दिल कर रहा है कि हमने बहुत कर लिया प्राइवेट सेक्टर में सेवा, हमने बहुत कर लिया पढ़ाना लिखाना, अब हम थोड़ा सरकार में काम करना चाहते हैं, तो उनको एक गरिमापूर्ण और उद्देश्यपूर्ण उनको मौका दिया जा सकता है, बजाय इसके उनको बिल्कुल से ग्राउंड लेवल पर ला के एंट्री दे के फिर जब तक उनके साथी कहाँ से कहाँ निकल तो वो रिटायर भी हो जाएंगे। ओके, सत्येंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव DOPT। सर, जिस तरीके से हम स्टेट गवर्नमेंट्स का हाल देख रहे थे और आज़ादी के खासतौर पर 6.5 दशक में कहूँ, 25 के बाद एज लिमिट, एंट्री की जो लेवल की एज लिमिट है जनरल कैटेगरी की, वो धीरे धीरे बढ़ती रही
और वो बढ़ते बढ़ते आज कई राज्यों में 42 और कहीं पर 45 तक पहुंच चुकी है। अब सवाल है क्या इसको लेटरल एंट्री के तौर पर माना जाए या फिर जो कह रहे हैं मिश्रा साहब कि एक अलग कैडर ही बना दीजिए जिसमें वहां से आप ले आइए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 42 साल की एज में जो लोग मार्केट में आ रहे हैं वो उतने कैपेबल नहीं होंगे कि जो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर आप उनको सिलेक्ट भी करते हैं। और दूसरा, उस लेवल पर लोग बहुत कम है, जो बेरोजगारी दर है वो करीब 1% के आसपास है, 35 से ऊपर के अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं। तो फिर ये जो एज बढ़ाने का पैटर्न है या सिस्टम है या परंपरा है, जरूरत क्यों है? नहीं, जैसे अभी सुधीर कृष्णा साहब ने बताया कि एंट्री लेवल पे यदि आप 35-40 साल के उम्र से ज़्यादा लोगों को भर्ती करेंगे सरकार में, एक तो उनके जो इफ़ेक्टिव नौकरी इतने कम सम बचेगा कि उस दरमियान वो अपने वही इनिशियल एंट्री लेवल से ऊपर उठने के संभावना उनका नहीं रहेगा, उनका कोई इनिशिएटिव नहीं होगा, उनको सरकार में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। और तब तक तो इससे भी अपने पारिवारिक इतने सारे समस्याएं में व्यस्त रहते हैं लोग, तो उनमें क्या रहेगा जो 40-42 साल में यदि कोई आते हैं। ये तो एकदम एक किस्म का फार्स है कि आप सरकार में लोगों को 40 साल के बाद ही भर्ती कर रहे हैं। आप लेटरल एंट्री करें मिड लेवल मैनेजमेंट में 40-45 साल के लोगों को समझ में आता है कि जो लोग पहले से कहीं नौकरी कर रहा है, कोई डिसिप्लिन में ऑलरेडी पारंगत है और बीच में सरकार में आना चाहता है, तो उसके बाद सरकार उसके लिए एक किस्म के कोई स्लॉट तैयार करे और उसको इंटीग्रेट करने के लिए भी तरीका बनाए। ऐसा नहीं कि आप खामखा कोई आदमी को उठा के सीधा ला के गवर्नमेंट में बैठा दिए और कोई इफेक्टिव होगा, क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा पहले कई समय तक। तो आपको एक कैडर उसका प्रॉपरली बनाना पड़ेगा, उसके कैरियर प्रोग्रेशन का एक तरीका बनाना पड़ेगा, ताकि वहाँ एक बार सरकार में आया तो आगे उसका क्या भविष्य क्या होगा। तो ये सब चीज़ को सुनिश्चित किए बिना केवल सीधे ना तो लैटरल एंट्री कोई बहुत ही मायने रखेगा, ना 42 साल में किसी आदमी को सरकार में पहले बार नौकरी देना तो उसका कोई भी लाभ होगा। ये पूरा जनहित के विरुद्ध होगा किसी आदमी को 40-45 साल में सीधा सरकारी में भर्ती देना। वीएस पांडे सर, आखिरी कमेंट आपका कि जो बात हो रही कि अगर बढ़ाना ही है तो आप एज लिमिट को बढ़ाने की बजाय आप एक अलग कैडर बनाते हुए लेटरल एंट्री का एक अलग से परफॉर्मेंस शुरू कर दीजिए, बनाइए, और 50%, 10% जो भी कोटा फिक्स कीजिए नौकरियों में, और वहां से एक विंडो खोल सकते हैं जिस एज पर जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर उन्हें जगह मिल सकती है। जी देखिए, लेटरल एंट्री के बिल्कुल कोई खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेटरल एंट्री बहुत अच्छी चीज़ है और विभिन्न विभागों में लेटरल एंट्री होती रहती है। आप देखिए, यूपीएससी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बहुत से एडवर्टीजमेंट निकालता है और सिलेक्शन करता है। भारत सरकार में भी कई पद हैं जो लेटरल एंट्री के आज भी हैं, इनमें सीधे सिलेक्शन होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अभी भी चल रही है और आगे अगर ज़रूरत पड़े सरकार को उसको करना चाहिए। लेकिन मैं बार बार इस बात पर ध्यान देना चाहता हूँ पूरे पैनल का कि आखिर उद्देश्य क्या है। उद्देश्य लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है कि आपको सरकार ठीक से चलाना है। सरकार से ठीक चलाने के लिए अगर आपको लेटरल एंट्री करना है वो करिए, आपको जितने लोगों को लेना लीजिए। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है वो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बहुत लंबी उम्र के बाद लोगों को सेवा में लेने का बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। दूसरा, लेटरल एंट्री के नाम पर लेटरल एंट्री के लोगों को लेने का कोई उद्देश्य नहीं। तीसरा, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूँगा, सरकार में सलाह देने वालों को कोई कमी नहीं, क्योंकि सलाह के लिए हम लोग कमेटियां बना लेते हैं, एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाते हैं, जिसमें देश के बड़े अच्छे स्तर के लोगों को इनवाइट करके उनकी सलाह लेने की प्रथा यहाँ बहुत पुरानी रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि उन सलाहों पर हम लोग काम तो करते नहीं, और लेटरल एंट्री के नाम पर लोगों की सलाह लेने के नाम पर हम एंट्री कराने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। आप विश्वास मानिए, इस देश को सब पता है कि इस देश पे क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, कौन करेगा। लेकिन इच्छा शक्ति की इतनी कमी है कि सारी सलाह, सारी जानकारी, सब कुछ होने के बाद भी देश बदहाली से गुजर रहा है। तो मैं संक्षेप ये कहना चाहूँगा, लेटरल एंट्री में कोई बुराई नहीं। सरकार में लेटरल एंट्री बहुत समय से चली आ रही, आगे जितने लोगों की जरूरत हो लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि हम लोग सब ये सारे काम जनता के भले के लिए कर रहे हैं, प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नहीं कर रहे हैं, या मिडिल लेवल पे जो लोग सरकार में आना चाहते हैं उनके लिए हम नहीं कर रहे हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम जो भी निर्णय लेंगे वो जनता के हित में होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि असल में राज्य सरकारों की ओर से समय समय पर जो प्रवेश की उम्र सीमा बढ़ाई गई है
उसके फायदे और नुकसान क्या हैं, इसका असर क्या है और इससे अलग क्या एक बेहतर रास्ता हो सकता है। और अगर आप हमारे कार्यक्रम को YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं youtube.com/rajsabha-tv/देश-देशांतर। आपकी राय, सुझाव या आलोचना आप हमें मेल कर सकते हैं dd.rajsabha-tv@gmail.com पर। और अब बात आप दर्शकों के सुझाव और हमारे कार्यक्रम को लेकर आपकी राय की। सतीश कुमार हमें लिखते हैं, न्यायिक सेवा पर हमने एक कार्यक्रम किया था, न्यायिक सेवा एक परीक्षा 12 जून को। उन्होंने लिखा है कि इस प्रोग्राम की खासियत ये रही कि विभिन्न क्षेत्र से संबंधित मेहमान आमंत्रित किए जाते हैं और जो विषय से संबंधित पक्ष विपक्ष को खूबसूरती के साथ रखते हैं। हमारे एक और दर्शक हैं प्रभात पांडे, जिन्होंने मेल किया है कि राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली पर कार्यक्रम अच्छा था और आशा करते हैं कि सरकार की सिफारिश से न्यायिक प्रणाली में कॉलेजियम तंत्र और नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा। धन्यवाद राज्यसभा टीवी। आप दर्शकों का शुक्रिया। आप यूं ही हमें अपनी राय, सुझाव, आलोचना भेजते रहिए ताकि हम अपने कार्यक्रम के स्तर को और ऊपर ले जा सकें। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।